Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Now, question number 3 of exercise number 3.5. We have to solve a pair of linear equation by two methods: substitution and cross multiplication. Substitution and cross multiplication. तो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट तो होमवर्क है, वो घर से करके आके चेक करना है। अभी अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। शुरू करें। सबने कर लिया जितना करना था, मतलब ट्राई कर लिया। चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन। लेट्स सी द सॉल्यूशन फर्स्ट। और देखो अपने आप घर से ट्राई करके आया करो। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ अलग है ही नहीं, उसमें क्या है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, इसमें कुछ अलग तो है नहीं। तो टीचर कहे या ना कहे, अपने आप घर से ट्राई करके आया करो, एक आध क्वेश्चन कोशिश तो किया करो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। 8x + 5y, 9 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -9 = 0, और ये क्या हो जाएगा, -4 = 0। बोलो, ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। बोलो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, है ना। a1x प्लस प्लस b1y प्लस c1 = 0, and the second equation will be a2x plus b2y plus c2 = 0। ठीक है, जब इससे कंपेयर करेंगे तो देखते हैं वैल्यूज क्या आती हैं। a1 की वैल्यू बोलो 8, b1 की वैल्यू बोलना 5 एंड c1 की वैल्यू -9, +9 नहीं, -9। ठीक है, तो ये वैल्यूज मार्क करते हैं। वी गेट, यहां लिख देता हूं, कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, वी गेट a1 कितना निकला, +8, a1 +8, b1 +5 एंड c1 -9। ओके, चलो सेकेंड वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो a2 को 3 से, b2 को 2 से कंपेयर होगा, और c2 विल बी कंपेयर्ड विद व्हाट, -4। इजी थी ये तो काफी इक्वेशन। a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू +2 एंड c2 की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, ये कंपैरिजन होके ये 6 कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई सबकी। नाउ व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम, अब सिमेट्री में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स अरेंज इट इन द सिमेट्री। वी विल गेट x डिवाइडेड बाय, बोलो x के नीचे क्या क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय, x के कोएफिशिएंट्स तो भूल जाओ, b1 c2 - b2 c1, b1 c2 - b2 c1 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, y के कोएफिशिएंट्स भूल जाएंगे, आगे जाएंगे, c1 से मुलाकात होगी, c1 a2 - c2 a1, c1 a2 - c2 a1, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट टर्म्स को भूल के यहाँ आएंगे तो a1 b2 - a2 b1, राइट, a1 b2 - a2 b1। ठीक है, अब इनके वैल्यूज को अरेंज करो। अब इनकी वैल्यूज को इसके अंदर पुट अप करो। स्पेस की कमी इधर ही कर देता हूँ ना। b1 c2 - b2 c1, सो वी विल गेट, इसकी जगह आ जाएगा 5 × 4, देखो ऐसे भी कर सकते हो, 5 × 4 - 2 × 9। जब आप वैल्यूज लिख रहे हो ना, तभी भी उसको ऐसे ही अरेंज करो, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो आप यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके देख सकते हो, 5 × -4 - 2 × -9, 5 × -4 - 2 × -9। ओके, सेकेंड में हम ऐसे जाएंगे, -9 × 3 -4 × 8, राइट, ऐसे जाएंगे। इसकी जगह आ जाएगा -9 × 3 -4 × 8। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इधर आ जाओ, कांस्टेंट टर्म पे चलते हैं। तो 8 × 2 - 3 × 5, सही है, 8 × 2 - 3 × 5। सबसे पहले ये चेक करो ये अरेंजमेंट सबका करेक्ट है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, किसी ने कुछ उल्टा अलग अरेंजमेंट किया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, करेक्ट। चलो अब क्या करेंगे, आराम से पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे।
तो व्हाट इज 5 इंटू -4? -20। ये लो लिख दिया मैंने -20। व्हाट इज 2 इंटू -9? ये 2 इंटू -9 हटा दिया, इसकी जगह लिख दिया -18। ठीक है, आ गया। व्हाट इज -9 इंटू 3? -27। फिर आ गया -4 इंटू 8? 24। वाह, नर्सरी क्लास में एडमिशन करा दूं? 4 की टेबल वहां सिखा देते हैं। 4 8 जा 24, 24 ही लिखा होगा तूने फिर। -32। हाँ जी, 8 2 जा, बोलो 16 + 16 एंड 3 5 जा 15। ओके, अब ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। तो x डिवाइडेड बाय, देखो -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -20 + 18 y डिवाइडेड बाय 27 माइनस माइनस यानी -27 + 32 विल बी प्लस का 5। हियर वी विल गेट 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 बाय 1। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको पहले इससे कंपेयर करेंगे, देन इसको इससे कंपेयर करेंगे। यही एक तरीका बचेगा। ठीक है, तो when we compare x divided by -2 with 1 divided by 1, and secondly when we compare y divided by 5 equal to 1 divided by 1, we will easily get x की वैल्यू -2, सॉल्व करके देख लेना, एंड y की वैल्यू +5। समझ आया ना? ये देखो, x की वैल्यू -2, x 1 जा x, -2 1 जा -2, तो x की वैल्यू -2, y 1 जा y, 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू 5। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। चेक कर सकते हो पीछे आंसर की में, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्पेस छोड़ दो, वो काम आपको घर से एज ए होमवर्क करना है। चलें अब वर्ड प्रॉब्लम से फाइनली। वर्ड प्रॉब्लम्स कर दूं डिलीट? गायत्री जया है शादी से, बढ़िया हो गई शादी, कोई दिक्कत थोड़ा आई? ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उनके सॉल्यूशन भी निकालने हैं, इफ दे एग्जिस्ट। क्योंकि हमने क्या सीखा था बाय एनी अल्जेब्रिक मेथड कह रहा है हालांकि वो, लेकिन हम मोस्टली क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे क्योंकि वही एक्सरसाइज चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छी बात। ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट कह रहा है क्योंकि जरूरी नहीं है यूनिक सॉल्यूशन आए, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो अगर नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है तो मैं कह दूंगा सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट, और अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो एग्जिस्ट करता है और हमको निकालना है। ठीक है, अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये पोर्शन सीबीएसई में डिलीट हो गया है, बट फिर भी हमने क्या चर्चा करी थी कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स तो आ ही सकते हैं। ठीक है भाई, ये वर्ड प्रॉब्लम्स देकर वो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करवा सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है। ठीक है, तो डू नॉट कंसीडर दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स, कंसीडर दीज क्वेश्चंस इन योर कोर्स ओनली। ज्यादा से ज्यादा बस ये होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए देगा नहीं, बाकी यही क्वेश्चन देके सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से करवा सकता है। एंड आरबीएससी वालों के लिए तो सब है, आरबीएससी वालों को तो सब करना है। ओके ठीक है, हाँ जी चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आप पढ़ेंगे, सब लोग साथ में पढ़ते हैं, और आप ये चेक करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में कौन सा किया है, याद करने की कोशिश करेंगे। देखो, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हॉस्टल में कोई बच्चा रहता है तो उसका जो मंथली चार्जेस है ना, जो महीने का उसका किराया रेंट जो भी लगता है हॉस्टल का, उसका एक पार्ट तो फिक्स है भाई, इतना तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, टैक्सी वाले में किया था, उसके बाद एक और में किया था लाइब्रेरी वाले, यानी इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन हो गया। एक टैक्सी चार्जेस वाला आया था, फिर लाइब्रेरी की बुक का चार्जेस वाला आया था, और फिर अब ये हॉस्टल चार्जेस वाला आ रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट तो फिक्स्ड है भाई, जो भी बच्चा हॉस्टल में रहेगा उसका इतना तो लगेगा भाई, 1000 रुपया महीना, 2000 रुपया महीना, जो भी फिक्स है वो तो इतना तो फिक्स है, तो लगेगा ही लगेगा। और जो दूसरा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, वो डिपेंड करता है किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मेस के अंदर उस बच्चे ने कितने दिन खाना खाया, उस पे दूसरा पार्ट डिपेंड करता है।
तो सिंपल सी बात अगर अपन देखें, इस पूरे क्वेश्चन को सिंपल से समझने की कोशिश करें, तो एक तो है कमरे का किराया, एक है खाने का किराया, मतलब खाने का खर्चा मान लो। एक तो कमरे में रहने का खर्चा और एक खाने खाने का खर्चा। तो जो कमरे में रहने का खर्चा है हॉस्टल में, वो तो फिक्स है, चाहे से आप मेस में 30 दिन खाना खा रहे हो, चाहे से एक दिन खाना खा रहे हो, चाहे से 2 दिन, वो तो फिक्स है। और जो दूसरा पार्ट है, वो मेस पे कितने दिन आपने खाना खाया उस पर डिपेंड करेगा। अगर 10 दिन खाना खाया तो 10 दिन के पैसे लगेंगे, 20 दिन खाया तो 20 दिन के, एक भी दिन नहीं खाया तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, 30 दिन खाया तो पूरे महीने के लगेंगे। समझ आया? सिंपल सा मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो। टैक्सी वाले से और जो हमने किया था लाइब्रेरी वाले से, उससे इजी क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है भाई। दो अलग अलग चार्जेस हो गए एक तरीके से, ऐसे मान लो, है ना। अब एक ए नाम का स्टूडेंट, ए फॉर आयुष है क्या? हाँ, ए नाम का स्टूडेंट जो है वो खाना खाता है 20 दिन। अच्छा, शी है भाई, तो शी तो नॉट पॉसिबल। कोई ए नाम से लड़की है हमारे पास यहाँ पे? हाँ, कोई नहीं है। ओके, चलो, तो कोई इमेजिनरी ए नाम की लड़की है, स्टूडेंट है, वो 20 दिन तक खाना खाती है, तो उसका टोटल हॉस्टल चार्जेस कितने लगते हैं? 1000 रुपीज। अब याद रहे, इस 1000 रुपीज में दो पार्ट शामिल हैं, एक तो फिक्स भी शामिल है और एक मेस में जो खाना खाया है वो भी शामिल। टोटल चार्जेस है 1000 रुपए, और 20 दिन तक वो मेस में खाना खाती है, इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्योंकि कमरे का किराया तो फिक्स है, अब 20 दिन का मेस का किराया, मेस का खर्चा और जोड़ना है, और ये जुड़ के कितना टोटल आ रहा है? 1000। फिर बी नाम की कोई लड़की है, ठीक है, बी नाम की है कोई? वो भी नहीं, ठीक है। तो बी नाम की भी एक इमेजिनरी लड़की है, वो 26 दिन तक खाना खाएगी, तो उसका हॉस्टल टोटल हॉस्टल चार्जेस कितना लगेगा? 1180 रुपया। तो आपको पता लगाने हैं कि फिक्स चार्जेस तो कितने हैं और एक दिन का फूड का खर्चा यानी मेस का खर्चा कितना है। जो पूछे उसी को मान लो एक्स और वाई। कितनी बार तो कर लिया, चलो शुरू हो जाओ। तो जो पूछा है उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं। फिक्स चार्जेस पूछे आपसे, तो लेट द फिक्स्ड चार्जेस, लेट द फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस, किस चीज के चार्जेस हैं वो भी तो बताओ। फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस बी रुपीज एक्स, ये तो मान लिया एक्स, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जो आपसे पूछा गया है, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये जो पूछा गया है इसको मान लेते हैं रुपीज वाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दो स्टेप्स तो क्लियर कट है। जो पूछे उसी को एक्स और वाई मान लो। चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो कि फिक्स को तो वाई मान लें और कॉस्ट ऑफ फूड को एक्स। क्या हुआ तनिषा? क्या बातें चल रही हैं? आंसर निकल गया तो बातें करने लग जाए? ऐसी परमिशन दे रखी है मैंने? फिर आंसर निकल गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है मैं कुछ अलग चीज बता रहा हूं वहां पे, ठीक है। लेट द फिक्स हॉस्टल चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई। नाउ वी हैव टू केसेस टू सॉल्व। पहला केस वन, केस वन में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं जिसमें उस बच्ची ने खाना खाया? 20 डेज। तो मैं केस वन में लिख देता हूं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज सबसे पहले कितने हैं? 20 डेज। तो 20 दिन के फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस कितने होंगे वो बताओ। सो फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस कितने होंगे भाई? ये तो फिक्स्ड है ना, ये डिपेंड थोड़ा ना करते हैं कि 20 दिन रहे या 25 दिन रहे या कितने दिन, ये तो एक्स ही रहेंगे, फिक्स्ड है तो। और एंड कॉस्ट ऑफ फूड कितना होगा वो चेक करते हैं। कॉस्ट ऑफ फूड, तो एक दिन का पर डे का फूड का खर्चा है वाई रुपीस, और दिन कितने रहे आप? 20। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20 वाई। ये समझ आया? मान लो कि एक दिन का 100 रुपया खर्चा होता, तो 20 दिन का 20 इंटू 100 यानी 2000 नहीं हो जाता? तो बेसिकली क्या करना है आपको? एक दिन के खर्चे को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 इंटू वाई विल बी वॉट? रुपीज 20 वाई। वो तो हो गया फिक्स्ड, ये हो गया पर डे मतलब सॉरी वेरिएबल मान लो, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है वो है फिक्स, ये है वेरिएबल चार्जेस। इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल हॉस्टल चार्जेस, टोटल हॉस्टल चार्ज, टोटल हॉस्टल चार्जेस की बात करेंगे तो
क्या हो जाएगा, x भी जुड़ जाएगा और 20y भी जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएंगे ना दोनों, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। और बुक के अकॉर्डिंग ये टोटल हॉस्टल चार्जेस कितने आ रहे हैं उस लड़की के, 1000। सामने क्या डाल देंगे, इट इज गिवन, इट इज गिवन। समझ आया? चलो बन गई इक्वेशन। देखो जो हम ये स्टेप्स लिखते हैं ना, वो इजीएस्ट पॉसिबल वे में लिखते हैं भाई, सरल से सरल लिख पाए, क्योंकि अगर अपन थोड़े से भी डिफिकल्ट लिखते हैं तो फिर आप लोग क्या कर देते हो, उसको रटना शुरू कर देते हो और क्वेश्चन तो कुछ भी आएगा। तो अब इस टाइप का अपन ने तीसरा क्वेश्चन कर लिया, तो बताओ इस टाइप का चौथा क्वेश्चन बन जाए तो उसके स्टेप्स भी बना सकते हैं ना हम। तो रेडी रहना टेस्ट के में या आगे आपके एग्जाम में, रेडी रहना इस टाइप के क्वेश्चन आने के। ओके, दैट इज x plus 20y equal to 1000. This will be my equation number 1. केस नंबर 2 अपने आप बनाएंगे सब लोग। केस नंबर 2 डू योर सेल्फ जल्दी से। 1800 ऐसा कोई फिगर होता है 1800? 180, 1800 फिर भी पॉसिबल है, बट 1800 नॉट पॉसिबल। फोर्थ क्वेश्चन चलाएं। ले भाई फोर्थ क्वेश्चन बताओ, बुक का क्वेश्चन है तो अभी कल परसों ही सॉल्व किया है। हाँ, जैसा अपन ने क्लास में सॉल्व किया था बिल्कुल उसी वे में सॉल्व करना है। मैक्सिमम 4-5 आते हैं मतलब, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कहाँ बनेगी। हाँ तो 8 बहुत ज्यादा कहाँ होती है। अच्छा एक चीज और सुनो, नई वाली क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 4 नंबर का है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2 नंबर का है, बाकी सब 3-3 नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 4 नंबर का है, क्योंकि उसमें सब कुछ करना है, बाइजेक्टिविटी भी चेक करनी है, इन्वर्टिबिलिटी भी चेक करनी है, इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो 5 जो है लास्ट वाला वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, बाकी जो बच गए वो सारे के सारे 3-3 मार्क्स। कर दूं बंद तनिष्क? ओके, हाँ जी अब आ जाओ आप। बन गया केस 2। केस 2 की चर्चा करते हैं। ये लो इसी में मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपको चीजें करनी आएंगी भाई, क्या क्या मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी अगर मैं फिर से वापस सारी चीजें लिखने लगूं तो आप लोग नहीं सीख रहे हो, फिर आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो। इसमें मॉडिफाई करके मैं आपको बता रहा हूं तो आप लोग सीख रहे हो कि अच्छा केस 2 में ये चेंजेस होंगे। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि सर आलसी हैं इसी में कर देते हैं। हाँ, केस 2 नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 26 डेज, क्योंकि वो तो मैं हूं। फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस तो फिर भी एक्स ही रहेंगे। कॉस्ट ऑफ फूड कितना हो जाएगा, 26y। ओके 26y। ठीक है, तो टोटल हॉस्टल चार्जेस विल बी व्हाट, x प्लस 26y। एंड बुक के अकॉर्डिंग ये खर्चा कितना है, 1800 1180। ठीक है, दिस विल बी माय व्हाट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा बना देते हैं नीचे, दैट इज x प्लस 26y इक्वल टू 1180। चलिए शुरू हो जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 सॉल्व करो फटाफट, क्रॉस मल्टी हो गया, करो। देखो जब आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालोगे ना, तो निकालते टाइम आपको पता चल जाएगा। नहीं शो नहीं करना, ठीक है, शो तब ही करना है जब वो कहे। सपोज करो वो जैसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आया था ना, इज इट पॉसिबल, इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, अगर वैसा ही क्वेश्चन आए उठा के दे दे, इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको शो करके दिखाना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन क्या है। और अगर नहीं आता है तो फिर आपको तो सॉल्व करते जाना है करते जाना है। अगर नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होगा ना, तो वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी। ठीक है ना,
कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट पे आगे अटक जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा। हाँ जी, क्लास 12, कोई भी एक क्लास 12 तो इवनिंग में आ जाओ एनालिसिस के लिए, या तो नई वाली आ जाओ या पुरानी वाली आ जाओ, बोलो कौन सी आएगी, दोनों मत आ जाना बस। पुरानी वाली आ जाओ, है ना, आप लोग आ जाओ, आज इवनिंग में इस टेस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग का फिर कल वही 8 बजे का ही टाइम एनालिसिस, 5:30, यस। और क्लास 10 अपना भी चैप्टर खत्म होने की कगार पे पहुंच रहा है। जब चैप्टर खत्म होता है तो बड़ी एक प्यारी सी चीज होती है, घटना होती है आकस्मिक, पता है ना, जिसको बोलते हैं टेस्ट। तो उसके लिए रेडी रहना, फिर मत कहना कि तैयारी नहीं है, साथ के साथ तैयारी करते रहना, पुराने एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिवाइज करते रहना जो हो चुके हैं, ओके। हाँ जी, हुआ सॉल्व। ओके चलो देखो बच्चों, तो डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, स्टेप्स आप लिखेंगे अपने आप, है ना। तो ठीक है, इसको मैं पहले एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो यहां तो लग जाएगा माइनस, यहां भी लग जाएगा माइनस, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, बोलो -1000 इक्वल टू 0, -1180 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करने वाले, ठीक है। वैसे अगर सुटेबिलिटी देखी जाए तो ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको कहता है ना एनी अलजेब्रिक मेथड, तो आपको फिर सुटेबिलिटी देखनी है कि कौन सा मेथड कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से ज्यादा सुटेबल। तो ये एलिमिनेशन से ज्यादा सुटेबल था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x से x एज इट इज कट जाता है, इसको इसमें से माइनस कर देते और उधर 1180 में से 1000 माइनस कर देते, तो 6y बराबर 180, इतना इजीली ये हो जाता, y की वैल्यू 30 आ जाती, ठीक है ना। बट हम क्या करेंगे, देखो हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन इजी में इजी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग चलनी चाहिए वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चलनी चाहिए, ओके भाई। रेयर से रेयर, बुरे से बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है, वो काम अपने को क्लास में करके देखना है, ठीक है ना। ओके चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। x डिवाइडेड बाय, चेक करते हैं, x के कोएफिशिएंट्स को भूल जाइए, इधर आ जाइए, 20 इंटू दिस माइनस 26 इंटू दिस, यही करोगे, तो 26 सॉरी 20 इंटू -1180 माइनस, बोलो 26 इंटू माइनस क्यों, प्लस ही तो है, प्लस ही तो है, 26 इंटू -1000, ये तो पहली सिमेट्री, इक्वल टू y अपॉन, y के नीचे देखो, तो y के नीचे देखेंगे तो इन दोनों को भूल जाओ, -1000 इंटू 1 माइनस 1180 इंटू 1, राइट, ऐसे करेंगे, तो -1000 इंटू 1, फिर एक माइनस, फिर ब्रैकेट खोलो, -1180 इंटू प्लस, ठीक है। इसके नीचे का पार्ट इधर नीचे लिख देता हूं, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करो, तो इसको तो भूल जाओ, इसको तो भूल जाओ, 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 20, 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 20, ठीक है। आते हैं नीचे, x डिवाइडेड बाय 20 इंटू माइनस का 1180 क्या आएगा, -23600, यही आ रहा है, ठीक है। फिर एक माइनस का साइन बीच में, और 26 इंटू 1000 माइनस 26 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, कहाँ दिक्कत आई बताओ, इतने सरल सरल तो मल्टीप्लीकेशन है, एक भी बताओ डिफिकल्ट, एक भी बताओ, इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते,
मल्टीप्लाई तो 2 से ही करना था, और वहां पे 26 है, वहां पे 26 है तो 26 को 1000 से मल्टीप्लाई तो करना है। माइनस का 26, सॉरी यहाँ पर है ना, माइनस 1000 इंटू 1 माइनस का 1000, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस का 1180, ओके 1 डिवाइडेड बाय, चेक करते नीचे, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 26 1 जा 26 माइनस 21 जा 20, फाइन, ठीक है, x अपॉन माइनस 23,600, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 26,000 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो प्लस का 2400 y डिवाइडेड बाय, उधर चलते हैं, माइनस 1000, और माइनस माइनस इधर भी प्लस हो गया, तो 1180 में से 1000 गया, प्लस का 180 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 26। चलो बोथ वेज कंपेयर करते हैं हम इसको, तो x डिवाइडेड बाय 2400 इक्वल टू 1/6 एंड y डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू 1/6 implies 6 into x 6x 2400 and 6y equal to 180, x equal to 2400 by 6 which will be equal to 400, and y will be equal to 180 by 6 which is equal to 30. Okay, तो hence पहले एक बार सॉल्यूशन फॉर्म में लिखो इसको, है ना, सॉल्यूशन फॉर्म में मतलब लाइक दिस, x कोमा y कितना है, 400 कोमा 30, ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया। सो अब इसको वर्बल स्टेटमेंट से खत्म करना है, क्योंकि क्वेश्चन जिस भाषा में उसी भाषा में जवाब देना है ना। तो फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस, फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस इक्वल टू एक्स माने गए थे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये क्या माने गए थे वाई, वो क्या आ जाएगा ₹30। मैच करो आंसर पीछे से, करेक्ट है। इसके बाद क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, छुट्टी, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, चलो जस्टिफाई करके देखो, जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहां पर तो है फिक्स चार्जेस, यहां पर है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, राइट, तो फिक्स चार्जेस कितने निकले हमारे 400, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितने निकले 30 रुपए पर डे, पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है ना। ठीक है, चलो पहले केस में हम कितने 20 दिन 20 डेज का खर्चा जोड़ते हैं, तो 20 डेज में ये तो फिक्स होगा 400 प्लस वो, उसको कैलकुलेट करो 30 इंटू 20, 30 इंटू 20 बोलो, एक दिन का 30 रुपया है, तो 30 इंटू 20 600, तो 600 इंटू 400 टोटल 1000 रुपए का खर्चा होगा, ऐसा ही बुक करिए। चलो केस 2 में कितने दिन रहना है 26 डेज, तो ये 400 तो फिक्स है, और फिर 30 इंटू 26 करना है, करना 780, 780 और 400 हो गया जस्टिफाई। तो ये जस्टिफिकेशन करके देखना है हर क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा हो गया है जैसे, तो क्या बोलूं उसको मैं, इसको मतलब इसको वही नहीं, क्या कहते हैं, शर्म ही नहीं है, घूम फिर के वापस आ जाता है। आज को तो होमवर्क मार्क करो, थक गए इसको तो करते करते, कितनी बार आ गया, शायद चौथी पांचवी बार तो आ गया फ्रैक्शन का क्वेश्चन, है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो दो दो यश है हमारे पास, ठीक है, तो दोनों यश ध्यान से सुनना और बाकी लोग भी सुनना। देखो इधर, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, प्रगति क्या हुआ, नहीं आ रहा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेके आओ। बाकी लोग क्लास 10 की क्वेश्चन पढ़ो। ये पकड़ो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें dy बाई dx प्लस 1, तो y प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स वाई ना, सही है, यहाँ पे नहीं आएगा, यही आएगा बिल्कुल।
डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स क्लास 12th तनिषा, डेरिवेटिव निकालना, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जाओ अब अलग से कर दो, साथ कर दो तो देख लो, इतना बड़ा हिंट दे दिया। डी बाई डी एक्स मीन्स टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई मीन्स टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे निकलता है? बाय यूजिंग लेबनिट्ज प्रोडक्ट रूल। चलो देखो क्लास 10 देखो, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश नाम के स्टूडेंट के किसी टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं? 40 मार्क्स आते हैं। ध्यान से सुनना। अब 40 मार्क्स कैसे मिले? 40 मार्क्स मिलने के लिए जो एग्जाम में जो आंसरिंग जो मार्किंग स्कीम थी, मार्किंग स्कीम समझते हो भाई कैसे कैसे मार्क्स मिलने हैं? वो स्कीम ये थी कि हर एक राइट आंसर के तो 3 मार्क्स मिलने हैं और हर एक रॉन्ग आंसर का 1 नंबर काट देना है। इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग स्कीम। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव मार्किंग स्कीम। इससे आप मिलेंगे बिल्कुल बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे ही आप 11th में या 12th में कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे या उसके बाद किसी कॉलेज लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम देंगे या उसके बाद किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं सब में नेगेटिव मार्किंग स्कीम फॉलो होती है। अभी स्कूलिंग सिस्टम पे ये नहीं आपने देखा होगा, बाकी उसमें होती है। अच्छा अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार साइड में छोड़ो, पहले मार्किंग स्कीम को समझो। सपोज करो 10 क्वेश्चन हैं टोटल एग्जाम में, राइट? 10 में से मान लो कि 6 क्वेश्चन किसी ने करेक्ट किए और 4 क्वेश्चन किसी ने, ये तो करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है और ये इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर जो अभी स्कूलिंग सिस्टम में मार्किंग स्कीम होती है, मान लो हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो 6 क्वेश्चन के 6 नंबर मिल जाएंगे और 4 क्वेश्चन गलत है तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में क्या कहता है वो कि कुछ इसका प्रोपोर्शन डिसाइड कर लेता है, भाई जितने मिल रहे हैं उसके आधे जो है वो नेगेटिव होंगे या 1/3 होंगे। जैसे अभी आपके वाले क्वेश्चन में उसने 1/3 किया है, भाई 3 मार्क्स तो मिल रहे हैं, एक मार्क कट रहा है, तो 1/3 का प्रोपोर्शन हो गया। मान लेते हैं एक बार के लिए, चलो इसमें हाफ हाफ का प्रोपोर्शन है, जैसे 1 नंबर तो करेक्ट के लिए मिल रहा है और आधा नंबर इनकरेक्ट के लिए कट रहा है, तो 4 गलत भी किए ना, तो 4 गलत किए, 1 गलत का आधा नंबर कटता है, तो 4 गलत के कितने कटेंगे? तो ये 6 में से 2 और कट और जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग स्कीम के हिसाब से उस बच्चे के 6 मार्क्स नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 4 ही आएंगे। समझ आया? तो उसको टैकल करने का तरीका यही होता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है आप करेक्ट कर सकते हो तो करो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं, कहीं रत्ती भर भी अगर आपको डाउट है कि नहीं यार गलत हो सकता है, तो उसको छोड़ दो। छोड़ दोगे ना, करेक्ट होगा ना इनकरेक्ट होगा, तो फिर मार्क्स नहीं कटेंगे। मान लो ये 4 क्वेश्चन करता ही नहीं, कोई अटेम्प्ट ही नहीं करता, तो ना तो वो करेक्ट की कैटेगरी में आए ना वो इनकरेक्ट, तो उसका ना तो मिलेगा ना जाएगा। लेकिन करने के बाद गलत कर दिया तो अब उसके मार्क्स कट जाएंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग स्कीम। समझ आया? और बहुत जल्दी मिलने वाले हो, अब 1-2 साल में इस स्कीम से आपको वाकिफ होना है, ठीक है? चलिए अब ये चलते हैं वापस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी जो मार्किंग स्कीम है उसमें 3 मार्क्स तो राइट आंसर के मिल रहे हैं और 1 मार्क रॉन्ग आंसर का कट रहा है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, केस 2 क्या कह रहा है? had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer। अगर ऐसा होता कैसा होता कि करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स की जगह 4 मार्क्स मिलते और इनकरेक्ट आंसर के 1 नंबर कटने की बजाय 2 नंबर कटते। अगर ऐसा होता तो यश का फाइनल स्कोर जो 40 मार्क्स था पहले, अब कितना हो जाता? 50 मार्क्स हो जाता। क्योंकि स्कीम चेंज हो गई तो स्कोर, फाइनल स्कोर भी कम ज्यादा हो जाएगा। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? तो उस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? इज दिस क्लियर? अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने निकालेंगे? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स और उन दोनों का जोड़। देखा जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, क्योंकि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे वो आप कैसे पूछ सकते हो? मान लो कि करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल गए मान लो 25, इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल गए मान लो 20, तो फिर इससे साबित थोड़ा होता है कि 25 + 20 45 क्वेश्चन थे। हो सकता है 5 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही ना किए, हो सकता है ना 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना किए, तो उसको आगे एक इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, अज्यूमिंग दैट ये अज्यूम करते हुए कि उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, है ना? अज्यूमिंग दैट यश had attempted
ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट। अब ये अगर अपन अज्यूम कर ले कि जितने भी क्वेश्चंस थे, पहले 50 थे 40 थे, यश ने सारे ही अटेम्प्ट किए हैं, तो सारे अटेम्प्ट किए तो कुछ या तो उसमें से सही होंगे या गलत होंगे। तो सही की संख्या निकालने, गलत की संख्या निकालने, तो जोड़ने से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बट जब तक ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तब तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट का टोटल जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होगा। हो सकता है ना कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही ना किए हो, तो वो तो ना तो करेक्ट की कैटेगरी में जाएंगे और ना ही इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये अज्यूम करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन इन द टेस्ट। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो कुल मिला के दो एंटिटीज है हमारे पास, करेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मान लेते हैं x एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मान लेते हैं y। उससे पहले इस क्वेश्चन को मार्क कर लो इंपॉर्टेंट और शुरू हो जाओ। लेट द, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। होमोजीनस में तो आपको y बाई एक्स और x बाई वाई में चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर y और x एंगल होगा तो भी करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक बार और पीछे मुड़ा ना तो मैं उल्टा बिठा दूंगा। हाँ, लेट द नंबर ऑफ इन सॉरी करेक्ट, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट या राइट रॉन्ग, जैसे भी कह लो, राइट रॉन्ग वर्ड यूज किया है उसने तो आप भी राइट रॉन्ग वर्ड यूज करो। राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, क्योंकि कोशिश किया करो कि क्वेश्चन की भाषा पे हम स्ट्रिक्ट रहें। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x, let the number of right answers be x, and the number of wrong answers be y. Number of wrong answers be y. मान लिया। अब केस वन पे चलें। देखो केस वन केस टू, यहाँ पे दो केस हैं। केस वन में एक मार्किंग स्कीम गिवन है, केस टू में दूसरी मार्किंग स्कीम गिवन है। लेकिन देखा जाए तो केस वन ओरिजिनल केस है भाई, ऐसा तो यश के साथ एक्चुअली हुआ है कि इतने इतने के हिसाब से उसके 40 मार्क्स आए हैं। और केस टू अज्यूमिंग अजम्पशन वाली स्कीम है, उसमें उसने कहा कि मान लो ऐसा हो जाता कि राइट आंसर के इतने ना मिलके इतने मिलते और रॉन्ग आंसर के इतने ना कट के इतने कटते तो यश के इतने मार्क्स आ जाते। बट आए नहीं है, आए तो कितने हैं, 40 हैं। तो अभी अपन केस वन केस टू से सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर लास्ट में कुछ चेंज हो जाए तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि केस वन ओरिजिनल केस है और केस टू क्या है, हाइपोथेटिकल केस है, मतलब काल्पनिक केस है। हाइपोथेटिकल मतलब मानवाया गया है, ऐसे मान लो ऐसे मान लो ऐसा हो जाए। ओके, समझ में आ गई बात। ओके, तो केस वन से कर लेते हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी पता चलेगा ना, कर रहे हैं ना, अभी जस्टिफाई भी करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ जी, केस वन देखो, केस वन में मार्क्स मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच राइट आंसर कितने हैं। मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच राइट आंसर कितना गिवन है। हर एक राइट आंसर के कितने मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं। अवार्ड होने का मतलब होता है मिलना, प्राप्त होना ना। राइट आंसर कितने, 3 मार्क्स, ठीक है। एंड मार्क्स लॉस्ट या डिडक्टेड, मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर वो कितना गिवन है, 1 मार्क। ईच रॉन्ग आंसर इक्वल टू 1 मार्क। फाइन, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब सुनना ध्यान से, मान लो कि 10 क्वेश्चंस वो करेक्ट करता और 5 क्वेश्चंस वो इनकरेक्ट करता, तो 10 क्वेश्चंस के कितने मार्क्स मिलते हैं, 10 इंटू 3 30 तो मिल जाते हैं। और 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट करता तो 5 इंटू 1 5 कट जाते, तो फाइनल स्कोर क्या होता, 25। ये एग्जांपल लेके मैंने बताया ताकि अब आप इसको रिलेट कर सको एक्स और वाई से। अब हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट कितने किए हैं, एक्स, और हर एक के मिलते हैं कितने, 3, तो टोटल कितने मिले, 3x। हर एक अपन ने गलत कितने किए, y, और कटते कितने, 1, तो कटेंगे कितने, y इंटू 1 y, तो फाइनल स्कोर ये हो जाएगा
और ये स्कोर किसके बराबर है, 40 के बराबर है, ऐसा बुक में गिवन है। समझ आया? ठीक है, चलो समझ आ गया तो लिख दो। सो टोटल मार्क्स अवॉर्डेड और टोटल मार्क्स डिडक्टेड, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड एंड टोटल मार्क्स डिडक्टेड। तो अवॉर्डेड तो कितने हो गए 3x एंड डिडक्टेड कितने हो गए y। ठीक है, तो अवॉर्डेड में से डिडक्टेड माइनस कर देंगे। सो फाइनल स्कोर, फाइनल स्कोर कितना हो जाएगा, जो अवॉर्डेड हुए हैं, जो मिले हैं, उसमें से जो डिडक्टेड है वो माइनस कर देंगे, और अकॉर्डिंग टू बुक या क्वेश्चन ये कितना आ रहा है, 40 मार्क्स आ रहा है। आगे डाल देंगे इट इज गिवन, इट इज गिवन। तो बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1, तो दैट इज 3x minus y equal to 40. This will be my equation number 1. ठीक है, चलो फटाफट से आ जाओ केस 2। अब केस 2 तो कॉपी पेस्ट ही करना होता है, केस 1 पे जितना दिमाग लगाना हो लगा लिया करो। केस 2 तो क्या होता है, उसका बस मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगते कॉपी पेस्ट करना, चेंजेस ही तो करने, नंबर ही तो बदलने। देखो केस 2 में क्या क्या हो रहा है। केस 2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच राइट आंसर कितने हैं 4, मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर कितने हैं 2 मार्क्स। ओके, तो हर एक अगर हर एक राइट आंसर के 4 नंबर मिलते हैं और x नंबर ऑफ राइट आंसर्स हैं, तो टोटल मार्क्स अवॉर्डेड कितने हो जाएंगे 4x, और टोटल मार्क्स डिडक्टेड कितने हो जाएंगे 2y। तो फाइनल स्कोर कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y, और बुक के अकॉर्डिंग कितना गिवन है 50। 4x minus 2y and as per the book this final score is 50 marks। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप एक काम कर लो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो क्योंकि बहुत देर हो गई। या फिर एक काम कर सकते हो, देखो ये 50 लिख दिया हमने, चलो सब्स्टिट्यूशन से कर दो, अब मुंह से जो निकल गया ठीक है। वैसा एक काम और कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इस इक्वेशन को छोटा बना लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2x माइनस वाई बराबर 25। अब ये माइनस वाई सेम दिख गया, तो अब एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो जाए। बट चलो अब इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करो, ठीक है ना। 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए फटाफट से, इक्वेशन 2 हो गई। y की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन 1 से, वो इजी रहेगा। देखो इक्वेशन 1 से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 3x माइनस 40, बोलो ये y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 40, कैसे आई, देखो आप 40 को इधर ले आओ, माइनस वाई को उधर ले जाओ, तो 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 40 LHS में, और माइनस वाई उधर जाके RHS में। अब इसको 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 इधर रख दो, तो ये चीज बन जाएगी, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 3x माइनस 40 हो जाएगा। ओके, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबके चेहरे के होश उड़ गए, क्यों भाई, भूल गए क्या। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 40 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लिख देते हैं हम। इक्वेशन 2 है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। क्लास 12 ये क्वेश्चन खत्म होने तक का टाइम है आपके पास, बिकॉज टाइम तो हो चुका है, बट ये क्वेश्चन हो जाए इतना एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, 2 मिनट और लगेगी। ओके, सो वी विल सब्स्टिट्यूट y की वैल्यू 3x माइनस 40, तो 4 अपनी जगह एज इट इज, x की सॉरी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 4x एज इट इज माइनस 2 इंटू y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है 3x माइनस
40 इक्वल टू 50, समझ आया? तो ये इक्वेशन हो गई 4x माइनस 2 3 जा 6x माइनस 2 माइनस 40 प्लस 80 इक्वल टू व्हाट 50। तो 4x माइनस 6x इज माइनस 2x, 80 को वहां भेज दो तो 50 माइनस 80 इज माइनस 30। वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस में x और y के नेगेटिव आने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, ठीक है? तो अगर आ जाता है तो आपको डाउट होना चाहिए कि गलत है। -30 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू हो गई 15। पुट करो उसको इक्वेशन 1 में, पुटिंग x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। बोलो इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 में y की वैल्यू क्या थी? 3x माइनस 40 थी, ठीक है? तो x की वैल्यू 15 पुट अप करते हैं, तो 3 इंटू 15 माइनस 40, 15 3 जा 45 माइनस 40, दैट मीन्स 4। चलिए, ओ सॉरी 5, 45 माइनस 40 5। सो फाइनल यूनिक सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 5, ठीक है? ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब एज पर द क्वेश्चन, नंबर ऑफ राइट आंसर्स, नंबर ऑफ राइट आंसर्स क्या माना गया था? क्या माना गया था? x, यानी कि 15 आंसर्स मेरे राइट है, मतलब मेरे क्या यश के। और एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, ये क्या माना गया था? y माना गया था। और इस मार्किंग स्कीम के तहत किसी बच्चे के नेगेटिव मार्क्स भी आते हैं, जैसे 10 में से -3, ऐसा भी पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि करेक्ट आंसर्स कम है, इनकरेक्ट ज्यादा है, तो नेगेटिव में चला जाता है ना। y इक्वल टू y की वैल्यू 5 आंसर। लेकिन हमसे क्वेश्चन उसने क्या कहा था? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, है ना? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। तो हमने ये अज्यूम किया कि उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 15 सही किए, 5 गलत किए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5, दैट मीन्स 20 क्वेश्चंस। आंसर मैच करो, सही है? हाँ, एक बार रुको, जस्टिफाई करो, जल्दी आओ। 1 मिनट अभी दिखाना मुझे, जल्दी से देखो। देखो भाई, राइट आंसर्स कितने निकले हमारे? इधर लिख देता हूं, राइट कितने निकले? 15। रॉन्ग कितने निकले? 5 निकले, ठीक है? राइट 15, रॉन्ग 5। अब हाँ, आ जाओ। राइट 15, रॉन्ग 5। अब केस 1 में, केस 1 की बात करते हैं, तो हर एक राइट के कितने मिल रहे थे? 3 मार्क्स, और हर एक रॉन्ग के कितने कट रहे थे? 1 मार्क्स। तो 15 3 जब मिल कितने गए? 45, और 5 1 जा 5, कट कितने गए? 5। तो टोटल मिला के 40 का स्कोर हो गया, ठीक है? केस 2 में, केस 2 में भी राइट एंड रॉन्ग तो सेम रहेंगे। अब मिले कितने? चेंजेस क्या होंगे कि मिलने 3 थे, उसकी जगह क्या हो गए? 4, और कटना 1 था, उसकी जगह कितने हो गए? 2। तो 15 इंटू 4 60 तो मिल गए, माइनस 5 इंटू 2 10 कट गए, ठीक है तनिषा? आ गए 50 मार्क्स? ज्यादा आ गए ना? आपके ज्यादा कैसे है? ये आ गए। इज दिस क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन सबको? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? चलिए, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कल देखेंगे, कल की स्टार्टिंग इससे करें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। आओ जरा।